आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच आ चुकी हूँ। मौत के वो 6 घंटे क्या कहते हैं। देश भर में एक ही चर्चा हो रही है कि एक बच्ची 20 साल की एक नौजवान युवती जिसको लगातार गाड़ी से घसीटा जाता रहा और घसीटते हुए उसकी मौत हो जाती है। मौत होती है, पुलिस कहती है कि यह हादसा है, लेकिन एक के बाद एक अब जब प्रमाण तथ्य के रूप में सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ रही है, तो सवाल एक बार फिर से घूमकर दिल्ली पुलिस की तरफ चला जाता है और दिल्ली पुलिस की थ्योरी को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि परिवार वाले स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं, हत्या है। और हत्या भी कोई बिना सोचे की गई नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई हत्या है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अब वो शख्स सामने आ चुका है जो मौत के समय अंजलि यानी वो लड़की, वो बच्ची, वो नौजवान लड़की जिसने दम तोड़ दिया सड़क पर घसीट घसीट कर गाड़ी के नीचे कुचले जाने से उसकी दोस्त कही जा रही निधि, वो निधि जो घटना के बाद से ही गायब चल रही थी, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज में सामने आती है वो लड़की, इसके बाद से उसके बयान सामने आते हैं। उसका कहना होता है कि वो डर गई थी, सदमे में आ गई थी और इसलिए उसने किसी को इस बात की जानकारी नहीं दी। सवाल ये भी उठता है कि एक दो दोस्त अगर साथ जा रहे हों और दोनों दोस्तों में एक दोस्त का अगर का एक्सीडेंट होता है तो दूसरा दोस्त शांति से अपने घर कैसे जा सकता है। सवाल कई हैं। सवाल यह भी है कि निधि क्या किसी तरीके से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है या किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, या इन सब के बीच पुलिस जिस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश कर रही थी इस पूरे प्रकरण में, क्या निधि पर दिल्ली पुलिस का भी कोई दबाव है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं, जिनका जवाब ढूंढने की जरूरत है। एक के बाद एक, कड़ी दर कड़ी कई प्रश्न सामने आ रहे हैं, कड़ी दर कड़ी ये बात सामने आती चली जा रही है। वो लड़की जिसने पहले कहा था कि अंजलि ने अल्कोहल पी रखा था, उसके शरीर में अल्कोहल था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये पता चलता है कि शरीर में अल्कोहल का या किसी भी ऐसे केमिकल का कोई अंश नहीं था, जिसके बाद से घर वाले स्पष्ट रूप से मुखर होकर कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं, हत्या है। और अगर हत्या है तो पुलिस ने इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी अभी तक हत्या की धारा में आरोपियों पर क्यों नहीं लगाई है, यह भी सवाल खड़ा होता है। आज उन्हीं सवालों पर बड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे खास एक्सपर्ट्स आज आपके बीच रहेंगे। एक एक कड़ी को जोड़कर यह जानने समझने की कोशिश की जाएगी कि मौत के वो जो आखिरी 6 घंटे थे वो क्या थे। उन्हीं में छिपा हुआ है अंजलि की मौत का राज क्या है, बेपर्दा करने की कोशिश। लेकिन उससे पहले हमारी ये टीजर रिपोर्ट। दिल्ली में कंझावला कांड ने सबको चौंका के रख दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में एक लड़की को गाड़ी ने 12 किलोमीटर तक घसीटा। जिसने भी सुना रोंगटे खड़े हो गए। हिट एंड रन फिर से चर्चा में आया। जब रोड पर किसी कार की दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना स्थल पर रुके बिना वहां से भाग जाने को हिट एंड रन कहा जाता है, लेकिन मानवता के आधार पर इसे मानवीय संवेदना का मर जाना कहते हैं। फैशन और आधुनिकता के दौर में इंसान इस कदर दौड़ रहा है कि वो मानवता, संवेदनशीलता, संवेदना ये सब कुछ भूल चुका है। इन सब को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। अंजलि के साथ जो हुआ वो दिखाता है कि साथ थाली में भोजन करने वाली सहेली भी आपकी अपनी नहीं है। उसके दोस्त ने ही उसे अस्पताल में ले जाने के बजाय अपने स्वार्थ को ऊपर चुना। पहले तो अंजलि छुप गई, न पुलिस के सामने आई और न ही मीडिया के सामने, और जब आई तो झूठ बोलना शुरू कर दिया। निधि ने कहा था कि अंजलि ने ड्रिंक कर रखी थी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी साफ नहीं हुआ। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर निधि झूठ क्यों बोल रही है, आखिर कौन निधि को कंट्रोल कर रहा है। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब सिर्फ पुलिस को ढूंढना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अब
मतलब जो भी परिस्थिति सामने आई रखी गई थी, जो भी तस्वीरें सामने आ रही थी, पहली कड़ी में पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा था दरअसल ये एक्सीडेंट है और इसीलिए जो भी धाराएं आरोपियों पर लगाई गई थी, गैर इरादतन हत्या को लेकर या नशे में गाड़ी चलाने को लेकर या हिट एंड रन को लेकर, ये तमाम बातें थी। लेकिन जब एक के बाद एक कड़ी जुड़ती है, जब निधि सामने आती है और निधि का बयान सामने आता है, तो इससे स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि ये हादसा तो नहीं, ये हत्या की तरफ इशारा करता हुआ पूरा मामला है। क्योंकि निधि, दो सवाल है। एक तो निधि अब सीधे तौर पर ये कहने की कोशिश कर रही है कि जानबूझकर गाड़ी के अंदर अंजलि फंस गई थी, वो लड़की फंस गई थी, बावजूद उसके गाड़ी रोकी नहीं जाती है बल्कि गाड़ी आगे चली जाती है। अगर ये सब कुछ निधि जान रही थी, दूसरा सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ निधि के सामने हो रहा था, निधि देख रही थी, तो उसने मदद के लिए किसी को आवाज क्यों नहीं लगाई? और अगर वो सदमे में आ चुकी थी तो फिर वो आराम से घर कैसे पहुंचती है? 2 दिनों तक वो चुप क्यों रहती है? और अब जब क्योंकि लगातार उसकी बातें, उसकी तस्वीर, उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बयानों के जरिए ही किसी को बचाने और किसी को फंसाने की कोशिश कर रही है? ये सब सवाल भी आज इस चर्चा का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले वो दोस्त, वो सहेली जो इस पूरी कहानी में पहेली बनी हुई है, निधि क्या कह रही है, आप भी सुनिए। लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। अच्छा। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अच्छा। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। निधि का ये वो बयान है जो 2 सवाल खड़े कर रहा है। पहला सवाल, जो निधि खुद कहती है कि वो होपलेस हो गई थी, उसके सामने सब कुछ हो रहा था, वो इतनी डर गई कि उसने कुछ भी नहीं बताया घर पर जाकर, तो फिर अचानक से 2 दिनों के बाद वो सामने क्यों आई और अब इस तरीके के बयान देना। दूसरी बात, जब निधि खुद ये कह रही है कि वो लड़के ये जानते थे कि गाड़ी के नीचे अंजलि फंस चुकी है, तो फिर क्यों नहीं गाड़ी को रोका गया? क्यों गाड़ी को वो आगे पीछे करते रहे और फिर लगातार उसे घसीटते रहे? इसका मतलब पुलिस की वो थ्योरी कि यह हादसा है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और जब निधि ऐसा कह रही है तो पुलिस ने अभी तक हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया है? इसे लेकर भी बड़ा सवाल है। इन सब के बीच परिवार वाले मुखर हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस से भी आक्रोशित है। पुलिस की पूरी जिस तरीके से जांच प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर भी नाराजगी है। और उससे भी बड़ी बात, परिवार वाले ये कह रहे हैं कि वो निधि को जानते ही नहीं हैं और इस पूरे मामले में जिसे वो हत्या कह रहे हैं उसका मास्टरमाइंड वो निधि को ही मानते हैं। आइए जरा सुनते हैं परिजनों का बयान। की दोस्त बताई जा रही है। मैं नहीं जानती निधि को। आप निधि को जानती नहीं है? उससे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई? पहले घर पे आए थे, फिर लेके गए। मैंने नहीं देखा निधि को। अच्छा, अंजलि को पहले निधि ने कहा कि बहुत शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा है नहीं। अंजलि ने कहा कभी शराब पी थी? हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी। ये वो निधि कभी घर पे आई आपके? नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। निधि जो आरोप लगा रही है या जो बातें कह रही है, आपको लगता है कि वो ठीक है या गलत है? गलत है। ऐसा सारी निधि की बातें गलत है? क्यों कर रही होगी ऐसा? हमें नहीं पता जी क्यों कर रही है। निधि को मैंने आज तक कभी नहीं देखा, वो अंजलि के साथ नहीं है। और निधि ने जो कहा है, अंजलि ने अल्कोहल करी थी, अगर अल्कोहल होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर आती, ठीक है। और दूसरी बात, 1:30 बजे की उसमें क्या बोलते हैं फुटेज में वो लड़की साथ में थी, 2 बजे की फुटेज में वो लड़की साथ में नहीं थी। ये सारा प्लान उस निधि का है। नहीं तो निधि ऐसा क्यों कर रही है जब उससे पहले आपने देखा नहीं, उससे दोस्ती नहीं, तो ऐसा क्यों कर रही है? ये तो पुलिस प्रशासन उससे सख्ताई से पूछे कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ठीक है। तो निधि अपने बयानों के जरिए इस पूरे मामले को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही है और पुलिस की जांच की दिशा क्यों नहीं उस कड़ी को पकड़ पा रही है जो कई सवाल खड़े करती है। इन सब के बीच आइए जरा आपको ये भी दिखाते हैं, 4 तस्वीरें अब आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। वो 4 तस्वीरें जो ये बता रही हैं कि किस तरीके से वो सीसीटीवी फुटेज जो इस पूरी घटना चक्र को जोड़ता है।
सबसे पहले देखिए कि बलेनो को आप देख सकते हैं, एक बलेनो जो सामने गाड़ी जाती है उसके पीछे एक स्कूटी जाती हुई नजर आ रही है। ये वही स्कूटी है जिस पर अंजलि सवार है, ये वही स्कूटी है। और इसके बाद देखिए दूसरी तस्वीर जहां पर अंजलि गाड़ी में फंसी हुई है, कार में उसकी बॉडी फंसी हुई है, जिसको कि चश्मदीदों ने देखा। दिल्ली पुलिस ने भले ही नहीं देखा, लेकिन कुछ चश्मदीदों ने देखा और इसी गाड़ी का उन्होंने भी पीछा करने की कोशिश की। इस गाड़ी के बारे में पुलिस को जानकारी देने की कोशिश की गई, लेकिन 31 की रात को तो पुलिस भी जश्न में डूबी हुई नजर आ रही थी। तीसरी तस्वीर निधि के घर के बाहर की तस्वीर जरा देख लीजिए। निधि अपने घर के अंदर लाल कपड़ों में, जो लड़की दरवाजे से अंदर जा रही है, दरअसल ये निधि का घर है। और ये तब की विजुअल्स हैं जब अंजलि के साथ वो हादसा हो जाता है, अंजलि को घसीटा जाता है और इसके बाद निधि अपने घर में जब घुसती है। कुछ पड़ोसियों का ये कहना है कि जब निधि अपने घर में घुस रही थी तो उसके शरीर पर कुछ चोटें नजर आ रही थी। वो उसके कपड़ों से नजर आ रहा था कि उसके साथ कुछ घटित हुआ है। निधि घर के अंदर घुस रही है, लाल कपड़ों में नजर आ रही है। और चौथी तस्वीर, होटल के बाहर निधि और अंजलि को देखा जा सकता है, जहां पर ये वही होटल है जहां पर अंजलि और निधि साथ थे। यहां पर जिस कमरे की बात लगातार सामने आई थी, उस कमरे को बुक भी किसके नाम पर किया गया था? निधि के नाम पर। निधि और अंजलि के बीच में यहां पर कुछ कहासुनी होती है। जो तस्वीरें उसको देखकर ही समझा जा सकता है कि दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है और इस आर्ग्यूमेंट के बाद ही जो हुआ उसकी कल्पना खुद अंजलि ने भी नहीं की थी। इन 4 तस्वीरों में ही छिपी हुई है कई कहानियां और कहानी के उपसंहार के रूप में उस पूरे मामले का पटाक्षेप जो दिल्ली पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि परिवार लगातार ये कह रहा है कि दिल्ली पुलिस उस दिशा में कार्रवाई नहीं कर रही है, उस दिशा में पूछताछ या जांच नहीं कर रही है जिस दिशा में जाना चाहिए। यानी चंद वो सवाल जिनके जवाब अगर मिल जाएं तो ये पूरा मामला सुलझ जाएगा। आइए वो कौन से सवाल हैं जिन पर अभी भी आगे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जल्दी से जरा सवालों को देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 कि निधि आखिर झूठ क्यों बोल रही है? निधि यानी झूठ किस बात का, पहले ये समझ लीजिए। निधि ने कहा था कि अंजलि ने ड्रिंक की हुई थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि अंजलि के शरीर में कोई भी केमिकल या किसी भी तरीके का अल्कोहल नहीं था। तो फिर सवाल यही है कि निधि आखिर झूठ क्यों बोल रही है? दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल एक और बहुत बड़ा सामने आता है। सवाल ये कि निधि का बयान और घटना के विजुअल मैच नहीं होते। निधि जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रही है कि एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के बाद ये परिस्थिति बनी, तो अभी तक एक्सीडेंट का कोई भी विजुअल सामने क्यों नहीं आया है? सवाल ये भी है। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि अगर हादसा हुआ है, जैसा कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि अगर हादसा हुआ है तो हादसे का सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने क्यों नहीं आया है? यानी दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर भी एक बड़ा सवाल। चौथा और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल यह कि सकरी गली में एक्सीडेंट है तो कार के नीचे कैसे फंस सकता है कोई? क्योंकि जो एक्सीडेंट की जगह बताई जा रही है, जो जगह दिखाई जा रही है, वो सकरा एरिया है। और अगर यहां पर एक्सीडेंट हुआ था तो या तो वो लड़की दाएं या बाएं छिटक कर गिरती, लेकिन वो नीचे, कार के नीचे कैसे फंस गई? सकरी गली में एक्सीडेंट तो कार के नीचे कैसे फंस सकता है कोई? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर अगला सवाल, निधि और अंजलि के बीच आखिर होटल में क्या बात हुई? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस होटल से कड़ी जोड़ने की बात कही जा रही है उससे ये प्रश्न उठता है कि आखिर निधि और अंजलि के बीच होटल में उस रात क्या हुआ था? क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी जो वहां थे उनका कहना था कि दोनों के बीच में झड़प हुई थी, दोनों के बीच में बहस हो रही थी। बहस क्यों हो रही थी? अभी तक इसके बारे में पुलिस कोई जानकारी क्यों नहीं जुटा पा रही है? बहस किस बात पर हो रही थी? और इसके अलावा सवाल यह भी कि होटल में पहुंचने वाले लड़के कौन थे? क्योंकि होटल कर्मचारियों ने ही बताया कि कुछ देर के बाद वहां पर लड़के भी पहुंचते हैं। ये वो कौन लड़के थे, इसके बारे में पुलिस को अभी तक कोई जानकारी क्यों नहीं है? निधि आखिर किसको बचाना चाहती है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह भी कि निधि ने क्यों कहा कि अंजलि ने शराब पी रखी थी, जबकि पीएम में
ऐसा कोई सवाल, ऐसी कोई बात ही सामने आई नहीं आई? और क्या निधि पर दिल्ली पुलिस का कोई दबाव है? ये महत्वपूर्ण सवाल है और इन सवालों का जवाब ढूंढने की चलिए कोशिश करते हैं और सीधे लिए चलते हैं अब आज के अतिथियों के पास, पैनलिस्ट के पास। स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से फॉर्मर डीजीपी मैथिली शरण गुप्त जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आज के पैनल में हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संदीप मिश्रा जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने साइकाइट्रिक डॉक्टर पीयूष प्रभात जी, बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी आपके पास आती हूँ। इतनी जो हमने कड़ियां दिखाई, जो विजुअल्स दिखाए, जो बयान दिखाए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, क्या आपको लग रहा है कि जांच सही दिशा में जा रही है या फिर अभी भी जांच में कुछ तो ऐसा लूप होल है जो इन सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है? देखिए, मैं इसको दो भागों में बांटूंगा। पहला जो भाग एक्सीडेंट नहीं माना जा सकता है, 304A तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। यदि इसमें इरादा नहीं भी है तो ये गैर इरादतन हत्या कहलाएगी, जिसे 304 कहते हैं। तो ये 304 के तहत होना चाहिए। और यदि इसमें इरादा है, जो आप बता रहे हैं कि जो बच्चे जो है होटल में पहुंचे थे, क्या ये वही बच्चे हैं जिन्होंने एक्सीडेंट भी कारित किया है, तो यहाँ पे इरादा मिल जाएगा। और यदि इरादा मिल जाता है तो जो व्हीकल है, इट इज ए वेपन ऑफ मर्डर, तो इसमें सीधे तौर पर 302 लगना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि या तो इसमें 302 लगाई जाए या 304 लगाई जाए। यदि हमें इंटेंशन ऑफ जो है ना मर्डर मिल जाता है तो 302 लगेगी, और यदि इंटेंशन टू मर्डर नहीं मिलता है तो उसमें गैर इरादतन हत्या जो 304 आईपीसी का ऑफेंस है वो बनता है। बाकी जो आपने मुद्दे उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जो सीन पे जो फॉरेंसिक टीम है वो बहुत आसानी से ये अंदाजा लगा सकती है कि जो एवरेजन मार्क्स हैं वो वहीं के हैं या वो सब चीजें, और इंजरी का ड्यूरेशन क्या है। तो बहुत सारी चीजें फॉरेंसिक से निकल के आएंगी और बहुत सारी चीजें जो है वो बयानों और इंटरोगेशन से निकल के आएगा। सर, जो बच्चे जो दो चीजें मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने पहले ही क्लियर किया कि अगर अनइंटेंशनली हुआ है तो धारा 304 यानी कि धारा 304 तो ही के तहत ही ये केस दर्ज किया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से बयान सामने आया है, जस्ट ए मिनट लावनी जी, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। 304A जो है इट इज ए एक्सीडेंट, 304 एक्सीडेंट नहीं है, इट इज गैर इरादतन हत्या। गैर इरादतन हत्या का ही मामला दर्ज किया गया। सर, मैं यही आपसे बोल रही हूं कि जो धाराएं लगी गई हैं उसमें गैर इरादतन हत्या 304, 300A, 279 और 120B, हम अभी 304 और 300A को लेकर चलते हैं अगर, तो इसमें खासतौर से कहा जा रहा है कि ये गैर इरादतन हत्या का मामला है। लेकिन अब वो लड़की जो उस वक्त अंजलि के साथ थी, जो उसकी सहेली बताई जा रही है, उसका कहना है कि दरअसल एक्सीडेंट के बाद अगर लड़की उसमें फंस गई थी तो जो ड्राइव कर रहे थे वो जानते थे कि नीचे लड़की फंस गई है, उन्होंने गाड़ी को आगे किया, पीछे किया, और फिर उसके बाद लड़की फंसी हुई है तो भी वो गाड़ी को आगे बढ़ाकर लेकर जाते हैं। जब वो इतना बड़ा प्रमाण, इतना बड़ा बयान दे रही है, तो पुलिस अब किस थ्योरी का इंतजार कर रही है? क्यों नहीं इस मामले में अभी तक हत्या का मामला दर्ज नहीं किया जा रहा? क्योंकि आपने कहा कि जो हथियार है वो गाड़ी ही बन जाता है इस पूरे प्रकरण में, एक तरह से अगर देखा जाए तो वेपन, मर्डर वेपन गाड़ी ही हो जाता है। तो लड़की तो बयान दे रही है ना कि गाड़ी के नीचे फंसी थी उसकी दोस्त, और वो लड़के ये जान रहे थे। लेकिन इसमें एक कड़ी हमको खोजना पड़ेगी कि जो लड़के हैं इसका मर्डर क्यों करना चाहते हैं, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। जो मुझे लगता है कि होटल से पकड़ में आ जाना चाहिए, क्योंकि होटल में जिन बच्चों को जाने का कहा जा रहा है, जिन लड़कों को जाने का कहा जा रहा है, क्या वो यही लड़के हैं जो गाड़ी में थे? तो फिर पूरी तरह से कड़ी साफ हो जाएगी कि इन लड़कों ने ही उसकी हत्या की है। एंड वेपन, दिस व्हीकल इज जस्ट ए वेपन ऑफ कमिटिंग मर्डर। जी, दिल्ली पुलिस की जांच जिस तरीके से, सर, क्योंकि ये अब लगातार ये खबर पूरे देश में घूम रही है और चर्चा का विषय हर एक घर में बनी हुई है, दिल्ली पुलिस की जांच क्या सही दिशा में जा रही है, आपको लग रहा है? देखिए, यदि जांच से
एजेंसी पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है तो ये जांच एजेंसी के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। मैं सिर्फ अपनी पुलिस से ये कहना चाहूंगा कि उसे अपनी जो क्रेडिबिलिटी को बना के रखना चाहिए और उसे किसी दबाव में ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि पुलिस खुद दबाव में ऑपरेट करेगी, फॉरेंसिक साइंस से लेके हर चीज संदेह की नजर से देखी जाएगी और फिर यदि उसको खाने लगे तो फिर किसके ऊपर आदमी एतबार करेगा। तो मेरा जो है दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि वो अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सामने उसको निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए और उसे किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए, वो दबाव चाहे किसी भी तरीके का। तो क्रेडिबिलिटी जरूर मायने रखती है। पुलिसिंग, मॉडल पुलिसिंग में क्रेडिबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है, लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर ही संदीप जी सवाल उठ रहा है। और सवाल यह भी है कि जब तक पुलिस सही साक्ष्य, तथ्य, प्रमाण सामने नहीं रखेगी तब तक आरोपियों को कानूनन सख्त से सख्त सजा भी नहीं मिल पाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे प्रकरण में पुलिस का रोल, पुलिस की जांच की दिशा। संदीप जी। लवनी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो यहाँ पे बहस करना चाह रहे हैं कि ये इंटेंशनल मर्डर है या नॉन इंटेंशनल मैटर है, इस पे बहस में हमें नहीं जाना चाहिए। ये ब्रूटल मर्डर है, पनिशेबल अंडर 302 ऑफ द आईपीसी। मैं साफ साफ कर रहा हूँ, दिस इज द ब्रूटल मर्डर। और अगर आप 302 की बात करेंगे तो पहले हमें 300 को समझना होगा। सेक्शन 300 क्या कहता है? सेक्शन 300 का पैरा 4 अगर आप पढ़ेंगे तो कहता है कि अगर इंटेंशन नहीं भी है, अगर आपने किसी को इस तरह से मारा है, खतरनाक तरीके से खींचा है जिसमें कि उसकी डेथ की या बॉडीली इंजरी जो हो रही है उसमें डेथ होने की पूरी संभावना है, तो ऐसी स्थिति में इंटेंशनल काजिंग ऑफ डेथ का एक केस बनता है। तो सेक्शन 300 के क्लास 4 में ये 302 है, इंटेंशन में जाना ही नहीं है। इंटेंशन की बात तब होती है जब 300 के क्लास 1, 2 और 3 की बात होती है। यहाँ क्लास 4 में आपका एक्ट इतना डेंजरस है, आपने दारू पी रखी है, शराब पीने के बाद अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये माना जाता है कि आप दिमाग से बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके ऊपर कानून एक कल्पना करता है, आप शराब पी करके उसका बेनिफिट खुद नहीं ले सकते कि हमें पता नहीं चला जी। आपने शराब पी रखी है, इसका मतलब है कि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और आपको सब कुछ पता है और आप जान रहे हैं कि उसके अंदर एक्सीडेंट हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जब आप किसी को गाड़ी के नीचे खींचते हैं तो सेक्शन 300 का क्लास 4 सेटिस्फाई होता है। और ऐसे में 302 का ऑफेंस दर्ज न करना दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा गुनाह है। दिल्ली पुलिस इसमें गुनाहगार है क्योंकि पहले दिन से उसे पता है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कि जो एक्यूज है वो ड्रंकन है, नशे की हालत में है। इस पे ध्यान दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं दिया? अगर कोई भी राज्य की पुलिस होती दिल्ली पुलिस के अन्यथा और उसे पता चलता कि जो एक्यूज है उन्होंने शराब पी रखी है, तो शराब पीने के नाते उनके ऊपर माना जाता, जैसा मैं समझा रहा हूं आपको। यहाँ पर उनको बेनिफिट दिया गया, अरे बच्चों ने शराब पी रखी थी उनको पता नहीं चला। अरे भाई ये काम पुलिस का नहीं है, एक्यूज के जो डिफेंस लॉयर आएंगे वो कहेंगे, दिल्ली पुलिस का ये काम नहीं था। बिल्कुल, यानी और एक बात मैं अपनी दिल्ली पुलिस के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, डिबेट को देख रहे हैं, गाड़ी जो डीजीसी साहब ने कहा कि ये मर्डर का वेपन है, इस गाड़ी को कहीं ऐसी जगह प्रिजर्व किया जाना चाहिए जहां गाड़ी धूल, बारिश, इन सब चीजों से सुरक्षित हो और लॉक किया जाना चाहिए ताले के अंदर। क्योंकि आज टीवी में डिबेट हो रहा है तो सारी चीजें ठीक है, अभी 2 महीने 3 महीने ट्रायल चलेगा, तो ऐसे में यही एक वेपन है जिसका सारा भार इसी पे पड़ेगा मर्डर का। तो इसको प्रिजर्व किया जाना जरूरी है। ब्लड स्टेन्स होंगे, बॉडी में जो स्क्रैचेज आए हैं गाड़ी के वो सब होंगे, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए आएंगे। तो हमें इस गाड़ी को थाने में बिल्कुल प्रॉपर इंस्पेक्शन और उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे साथ डॉक्टर पीयूष भी हैं, कमेंट उनका भी पहले ले लेती हूँ। डॉक्टर पीयूष, ये पूरी घटना जो है इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण है, निधि का बयान हो या उन लड़कों का जो कृत्य है, ये सारा कुछ अगर देखा जाए, मनोविज्ञान क्या कह रहा है? अगर आप जो उसकी दोस्त बताई जा रही है, हालांकि परिवार वाले कह रहे हैं हम तो जानते ही नहीं है निधि कौन है, हमने कभी नहीं देखा, वो ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उस लड़की का जो वीडियो जो सामने आता है उसमें निधि का अंजलि के साथ होना, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होना और फिर 2 दिनों तक गायब रहना, फिर अचानक से आकर बयान दे देना मीडिया में,
ये जो पूरी उसकी साइकोलॉजी है, आप क्या पढ़ पा रहे हैं? निधि को कैसे आप पढ़ पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मेरी बात आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करे। जो ह्यूमन ब्रेन है वो हमेशा पेन से बचना चाहता है और हमेशा वो प्लेजर की तरफ जाना चाहता है। तो कई बार इस बात की संभावना है कि निधि अपनी बातों को इसलिए पुलिस के सामने नहीं रखना चाहती थी कि कहीं ना कहीं उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है। वो चाहती थी कि मैं इस पूरे प्रकरण से बच के रहूं। लेकिन जब एक बार कोई रिविलेशन हो जाती है, अगर वो पकड़ में आ गई या सीसीटीवी फुटेज या कोई भी ऐसी चीज जिसके कारण कि वो विजिबल हो गई, उस समय ये भी संभावना है कि अपने आप को बचाने के लिए उसकी पूरी की पूरी कोशिश यही होगी कि अपने आप को कैसे बचाए, क्योंकि हमारा ब्रेन इसी तरह से काम करता है, वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो इस कंडीशन में इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसे डेंजरस चीजों को या डेंजरस फैक्ट्स को जिससे कि उसकी इन्वॉल्वमेंट साबित होती है, इन चीजों को बचाने की वो पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये बातें, ये पन्ने कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो और जो कुछ अन्य पन्नों को भी खोल सकते हैं। वो पूरी कोशिश इस बात की करेगी साइकोलॉजी के हिसाब से कि वो उन पन्नों का जिक्र ना करे जिसके कारण कि वो भी किसी ट्रबल में फंस जाए और कई अन्य स्टोरीज खुलनी शुरू हो जाए। लेकिन इस क्या तरह से ये हमारा क्या brain क्या काम करता है। ये लेकिन हम नहीं पॉसिबल सोचते है डॉक्टर साहब? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि वो सबसे पहली बात उसका ये कहना है कि उसके सामने वो देख रही है कि उसकी दोस्त गाड़ी के नीचे फंसी हुई है, बावजूद उसने किसी तरीके की कोई मदद नहीं मांगी, किसी तरह से वो चीखी नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया। ये पॉसिबल कैसे है कि दो लोग, तो ये तो मामूली भी अमूमन भी देखा जाता है कि कोई गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है और अगर आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। वो पूरी तरीके से नॉर्मल होकर जी हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, एक कंपोनेंट है। हम किसी को भी पेन में देखते हैं या एक्सीडेंट करते हैं, मान लो कुछ भी हो जाए, गलती से हो गई एक्सीडेंट या फिर कोई हमने देखा कि कुछ गलत कहीं पे हो रहा है, तो हमारे अंदर एक ह्यूमैनिटी होती है, एक सेंस होता है जो कि हमें रोकने के लिए विवश करता है, चाहे वो अनजान व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो इस बात की संभावना मुझे नहीं लगती कि अगर उसने देखा हो और वो चुपचाप रह जाए, इस बात की कोई संभावना ऐसा हो नहीं सकता। किसी न किसी को जरूर कॉल करेंगी या किसी न किसी को वो जरूर बताएंगी ताकि उनके दोस्त की जान को बचाया जा सके। क्योंकि अगर वो क्लेम करती हैं कि वो उनकी दोस्त हैं, तो डेफिनेटली वो पूरी कोशिश करेंगी कि उनकी दोस्त सुरक्षित रहे। आपस में मनमुटाव, छोटे मोटे झगड़े, कुछ भी है, ये सारी चीजें इतर है, लेकिन इसके बावजूद किसी की लाइफ बहुत प्राइमरी होती है और इसके लिए डेफिनेटली अगर वो दोस्त है तो कोशिश करेंगी। अननोन आदमी भी होगा, वो भी चुप नहीं रह सकता, वो भी चुप नहीं रह सकता। और मैथिली शरण जी, यही महत्वपूर्ण बात है। पुलिस ये कहती है कि अभी तक जब पहले दिन ये पूरा मामला सामने आया तो पुलिस ये कह रही थी कि हमारे पास कोई विटनेस नहीं है, आई विटनेस नहीं है। निधि अचानक से 2 दिनों के बाद सामने आती है, फिर पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि हमारे पास आई विटनेस है। तीसरी तरफ परिवार वाले ये कह रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं है कि ये लड़की कौन है, मैंने कभी नहीं देखा। आपने अगर अंजलि की मां को सुना हो तो उनका कहना है कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं अपनी बच्ची के साथ। फिर निधि का ये कहना कि वो पूरी तरह से उस दिन अंजलि ने ड्रिंक की हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रिंक जैसी कोई बात नहीं आना। ये पूरी जो परिस्थिति है वो क्या दिल्ली पुलिस के लिए कोई चुनौती है या फिर वाकई दिल्ली पुलिस कुछ लीपापोती करने की कोशिश कर रही है? मेरे ख्याल से हमें निधि का जो है मिनट टू मिनट मूवमेंट को सबसे पहले मॉनिटर करना चाहिए। नंबर 2, मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं जो होटल में पहुंचे हैं, दीज आर द सेम बॉय या उनसे रिलेटेड कोई है, तो निश्चित तौर पे चूंकि होटल में सीसीटीवी लगा हुआ है तो बहुत आसानी से होटल में कौन पहुंचा था उनकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश की जा सकती है। अब यदि मान लो 1 मिनट के लिए मान लें कि जो होटल में पहुंचा है और जो गाड़ी चलाने वाले हैं 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, तो फिर हमें ये लिंक खोजना पड़ेगी कि क्या ये आपस में कनेक्टेड है। और निधि की जो टाइम टू टाइम मूवमेंट है उससे बहुत सारी बातें सामने आएंगी और उससे ये सामने आएगा कि वो घर से कब निकली थी, उसने बीच में क्या किया, क्या जो है निधि उन लड़कों से कोई कनेक्टेड थी, क्या जो है जो मृतका है उसको किसी ट्रैप में फंसाया गया, क्या समथिंग हैज हैपेंड विद हर। और मुझे जो है जो सुनने को मिला है कि शायद कुछ गलत नहीं हुआ है, तो आई डोंट नो, उस बात को भी बहुत तरीके से परीक्षण करने की जरूरत है। और बहुत अच्छी बात जो है अधिवक्ता जी ने कही है
कि हमें हर चीज के बहुत बारीकी से बनाना चाहिए मैथिली जी, एक चीज क्या आप मुझे बस समझा सकते हैं? से बनाना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन क्या एक चीज आप समझा सकते हैं, जैसा कि संदीप जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस परिस्थिति में ये सब कुछ हुआ है, उस परिस्थिति में उन लोगों को इनोसेंट नहीं कहा जा सकता जिनकी गाड़ी के नीचे वो गाड़ी चला रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं, वो लगातार पुलिस को कह रहे हैं कि भाई हमने तो शराब पी रखी थी, हमें पता नहीं है। शराब पीते हुए भी अगर कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते इस पूरे प्रकरण में ये देखा जाता है कि एक ही जगह पर राउंड एंड राउंड लिया जाता है जब तक कि वो लड़की उसमें फंसी हुई थी। जब वो लड़की गिर जाती है तो उसके बाद वो उसी रास्ते पर सीधे निकल जाते हैं, और ये बात चश्मदीद भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर तो साफ साफ मोटो समझ में आ जाता है कि उनको सब कुछ पता था, और सब कुछ पता होने के बावजूद अगर वो ऐसा कर रहे थे तो व्हाई नॉट 302? देखिए, 32 और 304 में बहुत छोटा सा फर्क है। वो फर्क है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मतलब जो है अदरवाइज 304 भी हत्या ही है, बट उसमें हमें इंटेंशन नहीं मिल रहा है, बस केवल इतना ही है। तो यदि हम इंटेंशन को खोज लेंगे तो निश्चित तौर पे मर्डर है, और दूसरे केस में भी हत्या ही है, केवल इंटेंशन टू कमिट मर्डर वाज नॉट देयर। तो इंटेंशन तो किसी कॉज से आना चाहिए, और वो कॉज निकल के सामने आएगा कि क्या ये लड़के निधि से कनेक्टेड थे, क्या ये लड़के जो है होटल में जो लड़के पहुंचे थे, क्या वही लड़के हैं या उनसे कनेक्टेड लड़के हैं। तो इन दो चीज जरूर पता होना चाहिए। लेकिन संदीप जी, अगर इंटेंशन 302 का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। बिना इंटेंशन के 302 नहीं लग सकता। संदीप जी आपसे सहमत तो नहीं है? या तो इंटेंशन हम प्रिज्यूम करें, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं, वो इस पर सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, वो इस पर सहमत नजर नहीं आ रहे हैं आपसे। संदीप जी। मैथिली शरण जी, मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, एक बार सेक्शन 300 आईपीसी का क्लास 4 पढ़िएगा। क्लास 4 पढ़िए, वहां पर कहीं भी इंटेंशन की बात है ही नहीं। आप 300 में जाएंगे 1 2 3 4 पैरा 4 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे केवल आपका एक्ट ही आपके लिए 302 के अंदर लाइबल कर देता है। मेरे ख्याल से वकील साहब ठीक कह रहे हैं कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ तो है ही है। मतलब अपन जो है क्यों इंटेंशन, मतलब if you are doing in such a way that death will become certainty, बिल्कुल, यानी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ तो हो गया है, लेकिन उसका इंटेंशन के पीछे जो है मकसद क्या था वो शायद इंटेंशन इज क्लियर बट द मोटो इज नॉट क्लियर, यहाँ कहना चाहिए। और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो मोटो सामने लाकर रखे कि आखिर मोटो क्या था। लास्ट कमेंट डॉक्टर पीयूष आपके साथ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साइकोलॉजी को पढ़ना। निधि की साइकोलॉजी तो पढ़ ली गई है, लेकिन ये जो 5 आरोपी हैं जो इस वक्त 3 दिनों की रिमांड पर भेज दिए गए हैं, उनकी जो पूरी ट्रीटमेंट हो रही है, उनकी साइकोलॉजी क्या कह रही है आपकी नजर में? जल्दी से सर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी कोई गुनाह करता है या फिर कोई प्रॉब्लम में है, वो अपनी चीजों को छुपाने की कोशिश करता है। इसके लिए बहुत सारी स्टोरीज फैब्रिकेट कर सकता है, वो अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन, डिटेल पूछताछ और पूरी तरह से चीजों को प्रमाणित करने की। डॉक्टर पीयूष, क्या ये पॉसिबल है कि कोई बहुत ज्यादा ड्रंक हो, फिर भी उसे अगर अंदाजा, गाड़ी आप चला रहे हैं, कुछ छोटा सा भी फंसता है। कई बार होता है कि रास्ते में अगर डॉग्स आ जाते हैं, उनको भी टक्कर अगर लगती है तो गाड़ी अपने आप में रुकती है एक बार को, कितना भी क्यों आपने अगर शराब पी रखी हो। तो क्या आप ये मानते हैं वो जो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, इज इट पॉसिबल? नहीं, इसकी संभावना नहीं। कहीं ना कहीं हम एक अवेयरनेस में जरूर ही रहते हैं, क्योंकि कितना भी कोई ड्रग हो, एक एक्सीडेंट करना, छोटी मोटी ऑब्जेक्ट तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई आदमी अंदर आ जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि आपको पता नहीं था। यानी ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, इसीलिए आज हमने 3 एक्सपर्ट्स को लेकर ये चर्चा की, और तीनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं से दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली हो, और दिल्ली पुलिस को उसी पेंच को समझने की जरूरत है। इंटेंशन तो है, लेकिन मोटो क्या है, और मोटो को समझने के लिए कहीं ना कहीं से उन लड़कों को जो होटल पहुंचे हुए थे और जो आरोपी हैं उनको आमने सामने लाना
जरूरी है, निधि से सख्ती से बात करना जरूरी है और तभी अंजलि को सही मायने में न्याय मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो विशेष रूप से आपके बीच हम कुछ कड़ियां लेकर आए और उम्मीद करते हैं कि इन कड़ियों के साथ ही जल्द ही अनसुलझे सवालों का जवाब भी मिलेगा। चलिए हम इस वक्त आगे बढ़े और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के बीड जिले में इस्लामिक चरमपंथ की तस्वीर सामने आई है। आरएसएस के स्वयंसेवक को सर तन से जुदा की धमकी मिल गई है। आरएसएस स्वयंसेवक के घर के बाहर सर तन से जुदा के पोस्टर लगाए गए, पत्र लगाया गया। पत्र में आरएसएस के गुंडे लिखकर संबोधन किया गया है। महाराष्ट्र के बीड जिले से ये बड़ी खबर आ रही है। इस्लामिक चरमपंथ किस तरह से महाराष्ट्र में नजर आया है। स्वयंसेवक को, आरएसएस की स्वयंसेवक को सर तन से जुदा की धमकी मिली है। एक पत्र मिला है, पत्र में आरएसएस के गुंडे लिखकर जान से मारने की धमकी दी गई है। महाराष्ट्र में इस्लामिक चरमपंथ किस तरह से बढ़ता जा रहा है, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद की एक एक कहानी लगातार सामने आ रही है। मजहबी अतिक्रमण, लोगों को मारने की कहानी और अब आरएसएस के ही स्वयंसेवक को और चलिए इसी के साथ अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।